माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रीजनिंग से ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से हर एग्जाम में 1, 2, 3, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उसी की बात करेंगे। रक्त संबंध के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सभी लोग अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है आप सबको पता है। आपको अपने अपने रिलेशंस के बारे में पता है, लेकिन होता क्या है जब हम लोग एग्जाम में प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं तो उसमें जो है आप लोगों से गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें हम लोग डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप को देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके जो है मौलिक या मूलभूत रिश्ते कौन से होते हैं, या बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो आप डायरेक्ट बात करते हैं तो सीधे सीधे कहते हैं 3 पीढ़ियों के नाम लेना शुरू करते हैं। 3 पीढ़ियों में सबसे पहले दादा दादी, फिर उसका नाना नानी, फिर उसका उससे नीचे निकल अपनी वाली पीढ़ी में जो बीच की पीढ़ी है, उस बीच की पीढ़ी में जो है माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, तमाम प्रकार के रिश्ते हैं। इसके अलावा जो है उससे जो नीचे जब आप अपने आप को देखते हैं तो अपने आप के रिश्ते से जो है आप अपने भाई बहन, जो है फुफेरी बहन, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, इस प्रकार के रिश्तों को आप जो पहचानने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्ट रिश्ते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब हम लोग पेपरों को जब हल करते हैं, जैसा कि बुक्स में दिया रहता है, उस बुक्स के तरीके से अगर आप लोग प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमेशा गलती बने रहने की संभावना रहती है। गलती कैसे हो सकती है? क्योंकि डायरेक्ट होती है। किताबों में क्या लिखा रहेगा, एक जैसे क्या दिया जाए, ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो वो ऐसे करके लाइन खींच देगा और यहाँ लिख देगा भाई, इस तरीके से। फिर कोई एक और सी हो गए, उन्होंने कहा ये ऐसे हो गए जी चाचा, कुछ इस तरीके से बुक्स में दिया रहता है। आपको इस बुक्स के तरीके से अगर प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें हमेशा गलती होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि उनके पास तो एक रटा रटाया आंसर लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको उस लिखे हुए आंसर से आपके प्रश्नों को हल नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे कि इन जितने भी रिश्ते हैं, 3 पीढ़ी तक के रिश्ते, 4 पीढ़ी तक के रिश्ते, 5 पीढ़ी तक के रिश्ते, उन सभी रिश्तों को सिर्फ 3 मूलभूत रिश्तों से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 मूलभूत रिश्ते कैसे निकाल करके लाते हैं? जैसे मैं कह दूं कि ए बी का दादा है। कौन दादा है? तो बी दादा है। क्लियर है? बी दादा है तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या कह देंगे, ए बी का दादा है। लेकिन क्या है, अगर हम अपने तरफ से देखें तो दादा कौन होते हैं? दादा कौन? दादा तो वो है जो हमारे पिता के पिता हैं, तो वही दादा है। दादी कौन हुए? मेरे पिता की माता। आप क्या करें, रिश्तों को जब बनाने की कोशिश करें या जब भी इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें तो उसमें जो है आप जो है अपने आप को सम्मिलित करते हुए रिश्तों को लेकर के आए। तो वो 3 मूलभूत रिश्ते कौन कौन से हैं उन्हीं को डिनोट करते हैं कि कौन कौन से 3 मूलभूत रिश्ते हैं। और ध्यान रहे वो 3 मूलभूत रिश्ते हैं और उन्हें बनाने वाले केवल 2 लोग होते हैं। 2 ही प्रकार के जो प्राणी होते हैं, एक पुरुष और दूसरी स्त्री। आप कहीं भी देखेंगे नाना नानी कौन है? नाना पुरुष हो गए, नानी स्त्री हो गई। भाई बहन, भाई पुरुष हो गया, बहन स्त्री हो गई। इसी प्रकार से चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, किसी प्रकार से। ध्यान रहे कि कुछ शब्दों का खेल भी रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को हिंदी के जो पर्टिकुलर शब्द होते हैं वो भी समझ में नहीं आते। जैसे दादा दादी, दादा को पितामह और दादी को पितामह ही कहते हैं, नाना को मातामह और नानी को मातामह ही कह करके पुकारा जाता है। इस प्रकार से जो है वो रिश्ते निकल करके आते हैं। तो वो 3 मूलभूत रिश्ते कौन कौन से हैं और वो बनाने वाले जो है 2 लोग, वही स्त्री और पुरुष। यानी इन 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है और इन 5 चीज़ों से ही जो है पूरे रिश्ते के चैप्टर को हम लोग करके निकल के आएंगे। उसके लिए कुछ कोडिंग्स कर लेंगे। कोडिंग्स करेंगे तो कभी भी जो है आप प्रश्नों को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उस प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी, यानी अगर आपने अपनी कॉपीज़ में प्रश्न को सॉल्व कर रखा होगा तो आपके पड़ोस में रहने वाला या आपकी कॉपी देखने वाला भी कभी ये नहीं जान पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ऐसा लगेगा जैसे कोई खेल खेल रहे हो आप। वो कौन कौन से रिश्ते हैं? तो मैं पहला मूलभूत रिश्ता जो है वो है, सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया का, वो है पति पत्नी। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। आप देखेंगे 2 खानदानों के लोग होते हैं लेकिन फिर भी इनके बीच में सबसे बड़ा जुड़ाव रहता है। दूसरा मूलभूत रिश्ता है भाई बहन के साथ में भाई बहन का रिश्ता। तीसरा मूलभूत रिश्ता जो है माता पिता के साथ में पुत्र पुत्री का रिश्ता। ये 3 मूलभूत रिश्ते हैं। चौथा जो आवश्यकता पड़ती है, वो आवश्यक पार्ट जो है वो है एक पुरुष
और पांचवा स्त्री। इन 5 चीज़ों से ही हम पूरे टॉपिक को क्लियर करके जाएंगे। चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, कितने पीढ़ी का भी रिश्ता हो, उसी से निकाल करके लेकर के आएंगे। अब देखिए इनके लिए क्या करते हैं, हम एक कोडिंग पहले से तय कर लेंगे। वो कोडिंग आप लोग अपने आप से भी तय कर सकते हैं, मेरे बताए हुए कोडिंग्स को भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आप लोग अपने आप से भी सोच सकते हैं, कैसा भी कुछ सोच सकते हैं। तो हम उन्हें सोच करके लेकर के आते हैं। क्या करते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ते के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। 2 लाइन की कोडिंग करते हैं, डबल लाइन, सबसे मजबूत रिश्ता, रस्सी थोड़ी मोटी बना दी हमने। ऐसे ही भाई बहन का रिश्ता, उससे थोड़ा सा कमजोर रिश्ता जो है ये भाई बहन का रिश्ता है। भाई बहन के रिश्ते को जो है हम एक सिंगल लाइन से ऐसे डिनोट कर लेते हैं। क्लियर है। अब माता पिता के संग पुत्र पुत्री का रिश्ता, यह सबसे कमजोर रिश्ता रहता है, इसे भी सिंगल लाइन से करेंगे, लेकिन वो सिंगल लाइन कैसी होगी, वो ऐसी खड़ी लाइन होगी। मान लीजिए कि एक माता पिता के 3-4 पुत्र पुत्रियां हैं, तो हम उसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये 3 मूलभूत रिश्ते, ये 3 कोडिंग्स हो गई। आपकी कोडिंग्स में लिखे हुए कोई चीज़ भी आप लोगों का कोई भी व्यक्ति संभाल नहीं पाएगा। हाँ, जैसे ही पता चल जाए प्रश्न में तर्क के आधार पर जो जानकारी दी हुई है, उस जानकारी के आधार पर अगर पता चल जाए कि फला नाम वाला आदमी जो है, ये व्यक्ति जो है वो पुरुष है अथवा स्त्री है, तो उसके लिए भी ये कोडिंग करेंगे। पुरुष के लिए हम प्लस का साइन और स्त्री के लिए माइनस का साइन में डिनोट करता हूँ। ये 5 साइंस आप लोग याद रखें, उसके बाद जो है रिश्तों को बनाना शुरू करेंगे। अब रिश्तों को कैसे बनाते हैं देखिए, अब ये इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद अब हम इन्हीं 3 मूलभूत रिश्तों से जो है दुनिया भर के जितने भी रिश्ते हैं उन सभी रिश्तों को डिनोट करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला रिश्ता मैं निकाल के लाऊं, अगर मैं कह दूं कि जो है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी जो है नाम के चक्कर में मत पड़िएगा। नाम बहुत डिस्प्यूटेड होते हैं। जैसे किरण, किरण जो है ये एक महिला का नाम भी हो सकता है, एक पुरुष का नाम भी हो सकता है। दुर्गा, मैंने बहुत से लोगों का नाम जो है, बहुत पुरुषों का नाम दुर्गा देखा है, बहुत सी लड़कियों का नाम भी दुर्गा होता है। ऐसे ज्वाला, ज्वाला एक लड़की का नाम भी हो सकता है, ज्वाला एक डाकू भी था। तो इस तरह के नामों में अब देखिए कुछ जैसे सीताराम है, तो इनको क्या कहोगे आप, सीताराम। अब ये तो आधा नर और आधा नारी, तो ये तो नहीं चलेगा। तो आप क्या करना है, बिल्कुल जब तक पता ना चल जाए कि सीताराम स्त्री है या पुरुष है, तब तक आप इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। बस रिश्तों को पहचानते समय तर्क, देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में भी जब आप लोगों को बताया था कि हर चीज़ के लिए तर्क लगाना है। दी गई जानकारी के आधार पर तर्क, अपने आप से प्री अजम्पशन कुछ भी नहीं करना है। दिया हुआ राम अगर लिखा हुआ है तो राम का मतलब वह एक लड़की भी हो सकती है, वह एक लड़का भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ABCD EFGH XYZ कुछ भी दिया हुआ हो, तब क्या करेंगे, तब तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए जो है मैं कहता हूँ कि आप तर्क लगाइए, क्योंकि ये तर्क शक्ति है। तर्क लगाने से सारी चीज़ निकल करके। अगर मैं कह दूं कि जो है, अब मैं नाम को छोड़ देता हूं, जो है B का नाना है, B का नाना है, तो देखिए यहाँ पर अपने आप से शुरू करें। B का नाना है, इनमें से किसके लिंग का बारे में पता चलता है, A के बारे में पता चलता है कि A नाना है, किसका, B का। लेकिन B के लिंक का अभी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इसे भी जब हम कोडिंग्स करते हुए जब फिगर बना करके लेकर के आएंगे, अगर आप लोग सीख गए, तो मान लीजिए कि आप लोग का प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता है। B का नाना है, ध्यान रहे कि जब हम रिश्तों को बनाते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते हुए चलते हैं। यानी नाना, A नाना है तो नाना ऊपर की पीढ़ी हमेशा ऊपर, और उसके नीचे की पीढ़ी नीचे, उससे नीचे की पीढ़ी और नीचे। इस प्रकार से जो है तीनों लेयर्स में 3 लेयर 4 लेयर, जितनी लेयर तक जाता है क्वेश्चन वहाँ तक लेकर के जाएंगे। आप 10 पीढ़ी तक भी 10 लेयर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर 3 पीढ़ी है, B का नाना है, तो यानी B जिसका नाना है, आप वहाँ खुद बैठ जाइए। मेरा नाना कौन, B का नाना कौन, B की माँ के पिता कौन, दिस इज द A। अब हम कहेंगे, देखिए अब यहाँ माँ तो नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी माँ आ गई। माँ नहीं थी फिर भी हम लेकर के आ गए, यानी जो चीज़ गायब थी हम उसे भी लेकर के आ गए। अब आपका प्रश्न कभी गलत, अब तो कुछ भी क्लियर है एकदम से। अब आपको कुछ नहीं लिखना,
ऐसे ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ए बी का नाना है। क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे कि अगर प्रश्न बी के बारे में पूछ लिया जाए कि बी ए का क्या लगेगा, बी ए का क्या लगेगा, तो बी ए का जो है वो नाती अथवा नातिन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग दोता या दोती भी कहते हैं, शब्दों का सब खेल है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, उस लैंग्वेजेस में आप चक्कर में ना पड़ें। हाँ, जो रिश्ते आपको पता है उसी तरीके से, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से एक दो रिश्ते और बना कर देखते हैं। अगर कहते हैं कि जो है बी ए बी का मौसा है, ए बी का मौसा है, तो बी का मौसा बी हो गया मैं, बी का मौसा कौन? बी की मां। मौसा कौन होता है? मेरी मां के बहन का पति, मेरी मां की बहन का पति। दिस इज द ए। एकदम क्लियर हो गया। मैंने कुछ नहीं लिखा, किसी रिश्ते का नाम लिखा, लेकिन फिर भी मुझे दिखता है। ऐसे ही आपको भी दिखना चाहिए कि ए बी का मौसा है, यही फूफा हो जाता। ए बी का फूफा है, तो बी फूफा कौन? मेरे पिता के बहन का पति। मैं मेरे पिता की बहन का पति। ए बी का फूफा है। यानी रिश्तों को हम इसी प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर ये फिगर बनाई, देखिए शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 प्रश्न जब हल करना शुरू कर देंगे, आपसे कोई चीज़ नहीं छूटेगी और आप हमेशा एक्यूरेट होंगे और आप कॉन्फिडेंट होकर के अपने आंसर को दे करके आएंगे कि यस, ये मेरा आंसर सही है। तो जिस दिन यस आप लोगों को निकल करके आ गया, मैं मान लूँगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम होता है, एग्जाम में अगर समय मिलता है तो आप उसकी फिगर भी बनाएं। अगर मुजबानी हो जाता है तो मुजबानी भी करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो 1-2 प्रश्न कह करके जो है हम लोग करके देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक स्त्री का परिचय देते हुए मैं आप लोगों को जो है वो प्रश्न सीधे सीधे दिखा देता हूँ। जो है ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सीधे सीधे विजिबल हो रहा होगा। क्या प्रश्न है? एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित हैं। एक बार पुनः देख लीजिए प्रश्न को। प्रश्न अगर आपके सामने रहेगा, आप लोग इसे पॉज करके इसे डिनोट कर सकते हैं, उसके पश्चात जो है वो सारी चीज़ें करके निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या दिया है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा। स्त्री कौन? पहले जिसके बारे में परिचय कराया, थोड़ा सा उसे स्पेशल फिगर बना देते हैं। एक स्त्री का, अब यहाँ नाम भी नहीं दे रखा है, एक स्त्री है। ये स्त्री के लिए हम लोग माइनस के निशान हमने कोडिंग कर रखी है। एक स्त्री के परिचय कराते हुए कहा, इसके पिता ये होगा, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। नहीं, मेरे पिता के ये भी पुत्र हैं किसी के, यानी मेरे हो गए। यहाँ पर मैं यहाँ आ गया, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी मेरे पिता, मैं नीचे हूं, के इकलौते पुत्र हैं, अर्थात ये दोनों एक ही आदमी है, यानी ये दोनों एक ही चीज़ है। तो क्लियर हो गया यहाँ से फिगर। अब ये हो गई ये वाली। अब पूछता क्या है कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। वह स्त्री इस पुरुष से, यानी इस पुरुष की ये स्त्री क्या चीज़ है, तो पुत्री हो गई। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिगर बनाने से आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। हाँ, पढ़ते हैं, पढ़ने में कभी कभी उलझन भी हो जाती है, कभी कभी बहन निकल जाएगा, कभी माँ निकल करके आ जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रहे कि जब आप लोग प्रश्नों को हल करते हैं, तब प्रश्नों को हल करते समय पहली बात तो यही है कि प्रश्न
पूछा किसके बारे में गया है और किससे करके पूछा गया है। जब जिससे प्रश्न पूछा जाए आप वहाँ खुद बैठ जाइए कि ये मैं हूँ। अगर सीता के बारे में प्रश्न पूछेगा तो पुरुष हो या महिला, अपने आप को सीता मान ले कि मैं सीता हूँ और फिर अपने आप से रिश्ते लगाने शुरू करें, तो आप लोगों के लिए प्रश्न कभी भी गलत होकर के नहीं आएगा। ऐसे ही एक प्रश्न और निकाल के लाता हूँ। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा। क्या कहा? एक प्रश्न है, ये पढ़ देता हूँ मैं, पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको दिखा भी देता हूँ। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। प्रश्न मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पुनः, आप लोग ये देख लीजिए, विजिबल होगा, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, अब क्या चीज? अपने लड़के की तस्वीर की ओर, फिर तस्वीर आ गई, हमने तस्वीर बना दी, लड़के की तस्वीर है, हमने लड़का बना दिया। इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, यानी यहाँ तीन लोग हैं, एक आदमी एक औरत से बातें कर रहा है, कह रहा है उसकी माँ, कौन? फोटो वाले की माँ। फोटो वाले की माँ ये है, फोटो वाले की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ यानी यहाँ हो गई वो स्त्री जिससे वो बातें कर रहा है, स्त्री की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी इसकी माँ यहाँ है, इसकी पुत्री ये इकलौती है, यानी इसका इकलौती का मतलब ये दोनों एक ही होगा। फिर से अब आ जाइए क्वेश्चन में। अब वो क्या कहता है कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। ठीक, तो जो है उस पुरुष को, मतलब इस लड़के की बात हो रही है, पुरुष नहीं लड़का है वो, उस लड़के से कैसे संबंधित है। तो ये औरत कौन हो गई? इसकी माँ हो गई। क्लियर है? यानी आंसर आ गया माँ। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। और कोई और प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न और निकाल के लाता हूँ जो है आप लोग उसे भी देखें कैसे उस प्रश्न को हल करना है। इसे मैं लिख देता हूँ, बल्कि यदि बी की माता ए है, यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, दूसरे कोट हो गया। तीसरा है ई डी का भाई है, ई डी का भाई है, बी ई की बेटी है। तो डी की दादी कौन? क्लियर है? अब इस प्रश्न को हल करते हैं। डी की दादी कौन? मैं इतनी लाइन हटा देता हूं, इतने में प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। बी की माता ए है, बी की माता ए है। ठीक, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है। अब देखो, अब ये दोनों एक दूसरे के हो गए, तो यानी इनमें भी कुछ भाई बहन जैसा संबंध हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है? ठीक, अब आ जाइए क्या कहता है। ई डी का भाई है, अभी डी है ही नहीं, हम नहीं करते। बी ई की बेटी है, नहीं, बी ई की बेटी है, बी की बेटी ए है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है। ठीक,
अब वो कह रहा है कि दादी, दादी का मतलब होना है, जब पूछा है कि ई की दादी कौन, तो ई की दादी कौन हो जाएगी, नहीं डी की दादी कौन, एक स्टेशन अभी ई डी का भाई है, ई क्वेश्चन बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, सॉरी, ठीक। अब यहां से प्रश्न हल हो गया। अब डी से पूछा है डी की दादी कौन, डी की दादी कौन होगी, तो डी के यहाँ पे कुछ जो पिता जैसा कोई होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को ही ये तो पेरेंट्स हो गई है, क्लियर है। तो ये जो है इस वाली पीढ़ी में अगर ये हो सकता है इसका ही लेकिन ये इसका भाई है तो इसी से इसका रिलेशनशिप है, यानी ये भी एक पुरुष है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी के पिता की माँ ये दादी है, यानी डी की दादी कौन हो गई, तो डी की दादी ए हो गई। इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। बार बार देखिए, फोटो अगर आपकी सही बनेगी, आपको कभी शुरू में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल, मगर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा, जब हम लोगों ने 2 रिश्तों की बात करी थी कि पहला पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी के रिश्ते में जो है अगर जब हम ये कह देते हैं ए और बी, ठीक, यहाँ पर इसे हम क्या कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम तर्क लगा करके बात करेंगे कि ए और बी के बीच में रिश्ता क्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए और बी पति पत्नी है, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है ये पति हो सकता है ये पति, लेकिन अगर इनमें से किसी के बारे में पता चल जाता है कि किसी का लिंग कौन सा है, अगर ये कह दिया जाए ए नेगेटिव है यानी ये स्त्री है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये पति पत्नी है तो इनमें से एक स्वतः ही पुरुष हो जाएगा, ये बिल्कुल अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये आदमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर समान लिंग में जो है विवाह की अनुमति नहीं है। अब आते हैं, अब भाई बहन का भाई बहन से रिश्ता, मैंने यही रिश्ता आपको बताया था, भाई बहन के साथ में भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का भाई बहन के साथ में जो रिश्ता निकल करके आता है, तो उसको हम, अगर मैं इसी को फिर से यही कहूं, दिस इज द, ठीक, तो फिर अब हम क्या कहेंगे, ए और बी, अब देखो तर्क लगाना है, ए और बी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई बहन है, लेकिन कौन भाई है कौन बहन है, अगर सिर्फ ए के बारे में तो ए बी का क्या है, तो ए बी का भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। जैसे बी के बारे में पूछ लिया तो बी ए का भाई अथवा बहन हो सकता है। ए और बी दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहन बहन भी हो सकते हैं, अर्थात इनमें भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, बहन भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता भी हो सकता है। फोटो ऐसे ही बनेगी, लेकिन अगर अब ये कह दिया जाए कि ये है, तो हम इसमें से एक क्योट निकल करके आएगा, 2 क्योट, कुछ लोग अलग अलग तरीके का आंसर दे करके आएंगे, आप लोग भी बताइए कि इसमें क्या निकल करके आएगा। तो एक क्योट निकल करके आएगा, आप लोग अपने मन में सोच करके आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या निकल करके आएगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, क्लियर है, लेकिन बी क्या है, बी के बारे में पता ही नहीं है। अब ये थोड़ा ना कि ये भाई है तो इधर बहन हो जाएगा, देखो यहाँ पति पत्नी के संग में था, लेकिन भाई बहन के संग ये पॉसिबल नहीं है कि इधर भाई हुआ तो इधर बहन हो गई, इधर बहन है तो इधर भाई हो गया। नो, ये भाई अथवा बहन अभी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रहे कि ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। ऐसे पुत्र पुत्री के साथ में जब अगर मैं ये कह दूं तो यहाँ पे एक क्योट निकल करके आएगा, बी के पिता ए हैं, ठीक। दूसरी क्योट भी निकल के आ सकती है, बी ए की संतान है। अब संतान जो है वह स्त्री अथवा पुरुष कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी। संतान का मतलब वो बिल्कुल उसका लिंग निर्धारित नहीं है, बेटा या बेटी नहीं कह सकते, ठीक। यानी अभी क्या निकल सकता है कि सिर्फ ए बी का पिता है,
या बी का पिता ए है, कुछ भी कह सकते हैं। सेंटेंस किसी भी तरीके से पढ़ें, लिखने में ही वो रहती है और उसी में आदमी चकाचौंध हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें निकाल करके लाई जाती हैं जो है। इसी प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। अब प्रश्न करने की बारी आप लोगों की है। आप लोगों के पास कोई ना कोई बुक अवश्य होगी। देखिए, मैं किसी बुक का प्रचार प्रसार नहीं करता, हालांकि बहुत से लोग मेरे को कहते हैं कि ये किताब रिकमेंड कर दीजिए। मैं किसी किताब को रिकमेंड नहीं करता। ध्यान रहे कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए। मार्केट में जो है लगभग 150 रुपये से लेकर के 1500 रुपये मूल्य तक की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बुक्स रीजनिंग की मिल जाती हैं। आप कोई सी भी एक बुक ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ एक 150 वाली ही ले लीजिए। बहुत ज़्यादा किताब लेने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, किताब में जो दिया हुआ है उस तरीके से आपको कभी कुछ भी समझ में नहीं आना है। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप कोई भी किताब लीजिए, उसी से पढ़ें और अपने प्रश्नों को हल करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये टॉपिक अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप लोग मुझे भरपूर प्यार दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी बंधु बांधव हैं, अपने दोस्त मित्र साथी, अगर तो आप लोग मेरे से कनेक्ट होइए। हाँ, अगर किसी प्रकार की अगर आप लोगों को और क्वेरी करनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए। कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, देखिए मैं कुछ दिनों से बीमार था थोड़ा सा, इसी वजह से वीडियो लाने में थोड़ी लेट हुई जो है। इस वजह से जो है मैं लगातार आप लोगों के लिए सारी प्रयास करता रहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि मुझे भी राजकाज का काम देखते हुए जो है थोड़ा सा समय निकालना होता है। तो एक शांत समय देखना होता है, जब जो है बहुत हल्ला गुल्ला ना हो रहा हो, तब मैं इस वीडियो को शूट करता हूँ और आप लोगों के लिए ले करके आता हूँ। तो थोड़ा सा कभी कभार अगर डिले हो जाए तो आप लोग उसके लिए जो है निराश ना होए। मैं लगातार आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। देखिए जो है, मैं कहता हूँ कि ये 40 दिन 50 दिन आप लोगों के पास शेष बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। किसी भी जो सबसे पहला एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से अभी जो उत्तराखंड का RO का एग्ज़ाम है, उस RO के एग्ज़ाम में को आप विजय जो है विन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने पहले बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत लंबे बहुत से लोग आप लोगों में से होंगे जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, वो लोग कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल अभी नई शुरुआत करनी है उनके लिए थोड़ा टफ होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों से किसी प्रकार का झूठ इत्यादि नहीं बोलना चाहूँगा, ना ही किसी प्रकार के जो है आप लोगों को मुगालते में रखना चाहूँगा कि जो है आप लोग जो है बिल्कुल एकदम से एक्साइटेड हो जाए। हाँ, लेकिन फिर भी प्रयास जो करेगा हो सकता है कि उसका भी गेम हो जाए। अभी कल ही आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा खेलने वाले भी एक वर्ल्ड कप विनर, अभी कल का मैच अभी देखा आप लोगों ने, भारत श्रीलंका के बीच में मैच था, श्रीलंका ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जबकि वर्ल्ड कप विनर है वो। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत लोग जो बहुत लंबी तैयारी करते हैं उनका भी नहीं होता, जो लोग पहली बार तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। तो आप लोगों का भी सिलेक्शन होता है। अपने मन में विश्वास रखें। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप लोग अवश्य जीतेंगे। अगर आप लोगों ने विश्वास अपना ही खो दिया है तो फिर आप लोग कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसीलिए आप लोग जीत मान करके चलिए कि आपको जीत होने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट, मीट अगेन। जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, वो घड़ी का चैप्टर होगा। उस घड़ी के चैप्टर को देखेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप लोगों का प्यार। हाँ, आप लोग एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मेरे फ़ोन नंबर 9412025388 इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके जो है अपना कोई प्रश्न भी हो, आप प्रश्न मुझे भेज दीजिए। मैं उसे सॉल्यूशन करके कोशिश करूँगा कि आप लोगों से बात करके आप लोगों से जो है कनेक्ट हो जाऊँ, समय मिलेगा तो। और कोशिश करूँगा कि वो समय निकाल कर लेकर के आऊँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे लिए छुट्टी रहती है। उन दिनों में जो है आप लोग मुझे व्हाट्सअप कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों से कनेक्ट होऊंगा। आप लोग कनेक्ट होइए। और दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा प्रदेश बहुत गरीब प्रदेश है और जो है मैं चाहता हूँ कि दूर दराज तक, क्योंकि लोगों के पास इतनी संसाधन नहीं है कि वो सभी लोग देहरादून और हरिद्वार या उधम सिंह नगर जो प्लेन्स वाली जगह है वहाँ पर आकर के जो है कोचिंग को कर सकें। कोचिंग जो है एक महंगा सौदा है, और कोचिंग में भी अब कोचिंग के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों के दिन कि कोचिंग का असली सत्य क्या है, वो आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप लोग इस पर कनेक्ट होइए। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।